गेट लगाओ। हाँ जी देखो साहब, मैं लगा दूँगा मैं कस्टमर। आगे देखो भाई, अपना आज चैप्टर फ्री करवा देते हैं यानी से आज बिल्कुल। हाँ 2 टॉपिक है, एक तो डी ब्रोगली पढ़ाएंगे और एक रेविसर जर्मन पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर चैप्टर खत्म है। एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत है जो हट गया आपके सही नहीं आती है ना, करवा देंगे, कराना चाहेंगे तो कल पढ़ा देंगे उसको, छोटा टॉपिक है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। तो केमिस्ट्री में भी था ये ना, क्या होता है बताओ। बता दो क्या होता है। देखो तो भाई आगे देखो, लिखो दी ब्रोगली तरंग दे रही है, लिखो दी ब्रोगली तरंग दे रही है। दी ब्रोगली की परिकल्पना, ऐसे लिखो, दी ब्रोगली की परिकल्पना एवं दी ब्रोगली की परिकल्पना, दी ब्रोगली की परिकल्पना एवं द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति, एवं द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति। समझा? देखो भाई सुनो तो समझो कि हमने क्या बता रखा है अब तक, सुनो भाई। कोई भी हमारे पास में प्रकाश था, हमने अनेक मत पढ़े, कई जगह हमने पढ़े कि प्रकाश कण के रूप में, कई जगह हमने पढ़े तरंग के रूप में होता है, अर्थात हमने देखा प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, हमने ये देखा, खूब अच्छे से पढ़ाया हमने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकाश तरंगीय और कणीय प्रकृति का होता है, हम जानते हैं। तो जो दी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट है, ने बताया कि जो द्रव्य कण होता है आपका, ये जो द्रव्य पार्टिकल होता है, ये कण भी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति का, द्रव्य कण भी कणीय प्रकृति के साथ साथ गतिशील तरंगीय प्रकृति का होता है। अर्थात जो आपका गतिशील द्रव्य कण है वो भी क्या होता है आपका, कणीय प्रकृति का होता है और तरंगीय प्रकृति का होता है। इसकी परिकल्पना को इन्होंने बताया, प्रायोगिक रूप से इसको स्पष्ट नहीं कर पाए थे, ओनली इसकी परिकल्पना बता पाए। प्रायोगिक रूप से पुष्टि तो डेविसन जर्मन में हुई, क्लियर थे, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बताया, इसकी परिकल्पना बताई। क्या बताई भाई कि आपका कोई भी गतिशील जो कण होता है, द्रव्य कण होता है, वो भी तरंग और कणीय प्रकृति का होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य। समझ में आ गया बात कि कोई भी प्रकाश हमारा द्वैत प्रकृति होता है, उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण होता है वो भी द्वैत। दिखा दें, देखो इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार जिस प्रकार, इस परिकल्पना के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश, इस परिकल्पना के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश तरंगीय प्रकृति के साथ साथ, तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो कॉपी में लिखे, कॉपी मंगवाइए, कॉपी में लिख दो डायरेक्ट। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण, गतिशील द्रव्य कण के द्वारा भी, के द्वारा भी कणीय और तरंगीय प्रकृति, कणीय और तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित की जानी चाहिए। अर्थात गतिशील द्रव्य कण भी, अर्थात गतिशील द्रव्य कण भी
प्रकाश की तरह द्वैत प्रकृति का होता है, होना चाहिए, द्वैत प्रकृति का होना चाहिए। देखो सुनो भैया, लिखो नीचे, प्लांक के, हम जानते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, हम जानते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, देखो जी सामने देखो भाई, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है भाई, सुन लो भाई ध्यान से देखो, इधर देखो E बराबर क्या होता है साहब, एच न्यू होता है कि नहीं होता। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आइंस्टीन की समीकरण, आइंस्टीन कितना होता है, E बराबर mc स्क्वायर, क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर बराबर h न्यू, क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है, c बटा लैम्डा, एच बटा लैम्डा, सी से सी गया, एच बटा लैम्डा हो गया। इसका बदल गुणा कर दो, लैम्डा इधर भेज दो तो नीचे क्या आ जाएगा, एच बटा एम सी। और फोटोनों का वेग इसके प्रकाश के वेग के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है नहीं होता फोटोनों का वेग, तो हमारा सी किसके बराबर है, लगभग बी के बराबर, तो लैम्डा बराबर होता है एच बटा एम डी, चूंकि एम डी बराबर क्या होता है पी, लैम्डा बराबर क्या होगा, एच बटा पी। भाई बात समझ में नहीं आई, बात समझ में आ गई इतनी, कोई दिक्कत कोई डाउट, चले आगे समझो। के बराबर क्या होता है, 1/2 एम डी स्क्वायर, के बराबर 1/2, मैं ऊपर एम से गुणा कर देता हूँ और नीचे एम से गुणा कर देता हूँ, तो दिक्कत क्यों कर रहा हूँ पता लग जाएगा। एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एम बी बराबर क्या होता है पी, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, इसको इससे बदल गुणा करो, पी स्क्वायर, स्क्वायर आएगा क्या हो जाएगा, 2m के समीकरण नंबर 3। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार क्या, ध्यान नहीं दिया तो समझे कहाँ से, ध्यान नहीं करते रहे, मेरी बात वापस सुनो, ये यहाँ से ये किया, इसको m से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, पी स्क्वायर बटे 2m, इसको इससे गुणा कर दिया तो पी स्क्वायर बराबर ये आया, इसका वर्ग ये हटाया तो वर्ग, तो इसके बाद 4 को वहाँ रख दिया, 3 क्या आ गया, बताइए समझो, आपके पास में यह गति ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है, चूंकि के बराबर क्या होगा क्यू बी, तो ये लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अंडर रूट 2m क्यू, ये आपका क्या हो गई द्विलोकी की समीकरण, क्या हो गया आपकी द्विलोकी की समीकरण, कोई दिक्कत है, फिर इसके 4 भाग है, 4 डिवाइडेड बताएंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए पी स्क्वायर साहब जी यहाँ से आया, चूंकि पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी, एम बी बराबर पी होता है संवेग, होता है नहीं होता, आकाश होता है नहीं होता, उनका मौका होता है, मैं लिख सकते हो आवेशी कण की काइनेटिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है। और एक चीज और देख लो, चलो यहाँ साथ साथ देख लो, एक बार और देख लें, अलग ही आती करा देता है। एच का मान कितना होता है, 6.2 गुणा 10 की पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.8 गुणा 10 की पावर माइनस 31 केजी, इसका होता है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉनों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्या है क्यू, क्यू बराबर क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा, बाकी है जी सारा कंप्लीट है, मान रख दो 6.62 गुणा 10 की पावर, यहाँ से 2023 क्वेश्चन आया एक नंबर का, और एक नंबर दीपक का मान लो, यहाँ से ज्यादातर आता ही है, अगर डेरिवेशन नहीं आएगा 2 गुणा, इसलिए अच्छे से समझो इसको डायरेक्ट याद रखो आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए,
अब जो मन में यह चल रही हो कि हम तो ना रखा, हम तो कैलकुलेशन करा कि मेरे भाई हम जोड़ गुणा बाकी कर भाग दे रहे ये है। इसी पे क्वेश्चन आता है, इसी पे अब की बार आया 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दो। नई किताब है रवि ना, नई किताब है किसी पास? नहीं है तेरी देवी सदन में रख गया और ये दूसरी देवी सदन में देख रहा तू गया लेकिन फिर ध्यान लगा लिया तो मैं जाती रही। किसने बताया? मैंने देखा था ना, आप लोग देख सका किसने क्वेश्चन भी हट गए। तो काय भी ना हो, जो पाठ खत्म है, खत्म है श्रेया में तो 5 से 7 8 पढ़ने का पूरा तो आएगा अभी तो आइडेन पर गए। देखो देख लो ना किसी ने लिख रखा होगा आइडेन पर रखा, मोबाइल है किसी के पास यहाँ है? देख लो सही इस पे फोटो से ये तो लिखा क्लास चल रही है, छोड़ो उनको करो, करवा देते हैं। किताब पुरानी है आपके पास? अभी तो इसको पूरा कराते हैं तो देख लो, क्लास ऑफ करके सिलेबस को एक अराउंड है सर में बताओ सिलेबस नहीं है करा दो नहीं कराऊं मुझे ये पढ़ा है जो ये करते हैं। पहला पार्ट गलत चीज है, पहला पार्ट गलत चीज है। हाँ ठीक है, तो 10 ही तो ठीक मुझे तीसरे गुरुद्वारा है। मुझे तीसरे गुरुद्वारा क्या करवा रहा है? गोले के बाहर बस गोले के बाहर पूरे तो मैंने भी यहीं तक करवाया, सारा करवा दिया, बीच में ज़्यादा करवाया, बीच में ज़्यादा ना करवाया, पता चल रहा है सिलेबस का अनुसार रख लो, दूसरे ज़्यादा था भाई। मैंने छोड़े तो तीसरे पार्ट से छोड़े हैं, दूसरे तक तो मैंने पूरा पढ़ा दिया, तीसरे में एक टॉपिक छोड़ा था, बात करा दिए सारे, चौथे में मैंने छोड़े, चौथे में 2 टॉपिक हटाए तो दोनों तक छोड़ दिए, 5वें में एक हटाया छोड़ा है तो मैंने छोड़ दिया। हाँ मेरे को फायदा है ना उससे, तुम निशान लगा लेना, सिलेबस चेक करके ना पढ़ना, नहीं फिर पढ़ना एक ही कॉपी में से कहीं वहाँ पे पढ़ ले, ये पढ़ ले, कंफ्यूज हो जाए। एक ही कॉपी पढ़ना है, मेरी पढ़ना है उनकी, ठीक है।
चलो जर्मन नहीं करा रहा मैं वो करा देता हूँ फिर हाइजेन मेरा क्या निश्चितता और एक ये एग्जाम्पल दे रखा नहीं ये सारांश दे रखा है फोटो साइल इसको करवा देता हूँ क्या पता इसको पूछ ले कल करवा देंगे डेवी सर करना छोटा सा सीधा सा टॉपिक है डेवी सर पर गलत हटाया है इस पार्ट में इम्पोर्टेंट रहता था हमेशा और बच्चे याद भी कर लेते थे भाई चलो लिखो आगे हेडिंग लिखो लिखो भाई प्रोटॉन त्वरित प्रोटॉन की तरंग रहती है ये 4-5 सूत्र पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा प्रोटॉन की तरंग रहती है देखो भाई पहला करा दिया हमने इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य करा दी ना अब हम प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य करा रहे हैं ठीक है तो देखो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होती है देखो इसका चिन्ह होता है 1h1 होता है इसमें एक ध्यान से सुनना इसका द्रव्यमान भी सेम ही रहेगा और आवेश भी सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉन देखो कैसे रहेगा कि हमने सूत्र क्या पढ़ा हमने प्रोटॉन बराबर कि हमने पढ़ा h √ 2m p और क्या पढ़ा q और क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा हमने ठीक है h का मान यहाँ कितना रखेंगे h का मान 6.62 × 10⁻⁻34 मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम ये जूल सेकंड होता है और क्यू प्रोटॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है लैम्बडा में पी में ये सारे मान रखोगे तो शायद आई थिंक 0.286 आएगा 0.286 और एक एंगस्ट्रॉम और कहीं कंफ्यूज हो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 तो ये याद रख लोगे डायरेक्ट याद रखो आप ये निकालना तो सिखा ही रहा हूँ डायरेक्ट याद रखना चाहिए अब देखो तीसरा देखो कि त्वरित अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य ये होता है 2h। अब देखो इसमें अंदर h बराबर 6.2 × 10⁻⁻34 जूल से अब किसी को नॉलेज हो तो मास ऑफ अल्फा बता दो कितना होता है 4 गुना होता है प्रोटॉन और चलो बताओ ये बताओ मास ऑफ क्यू ऑफ अल्फा बता दो बताओ बताओ 2 गुना होता है तो रख दो मान लैम्बडा अल्फा 6.2 × 10⁻⁻34 √ सारी वैल्यू रख लोगे तुम अनपढ़ाई लिख दो लैम्बडा अल्फा ये आएगा 0.286 0.101 आएगा पूरा कंप्लीट अपने पास में किस सही है 0.101 √v ठीक एक और देखो त्वरित न्यूट्रॉन त्वरित न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य अब बताओ लैम्बडा डी बराबर h 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ क्यू और v बताओ साहब h का मान बताओ साहब मास ऑफ न्यूट्रॉन बता दो कितना होता है बताओ पढ़ रखा हूँ 11 में पढ़ रखा हूँ 2 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन का 2
मास ऑफ सॉरी क्यू ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, ये होगा वैसा प्रोटॉन के बराबर। फिर ये कितना होगा मान रखोगे, जब सारा कैलकुलेट करके रखोगे तो ये मान आपका कंप्लीट आएगा 0.201 .202 √v, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और करो, एक और बता देते हैं न्यूट्रॉन से संबंधित, हालांकि ज़्यादातर टीचर नहीं है क्या कराता है, ये पढ़ा एक्स्ट्रा लेके चलते। चलो बताओ, बोलो भाई एच का मान, अब तो याद हो जाना चाहिए तुम सबको, बताओ भाई, हाँ बताओ, ये तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, कर लेना, कर लोगे? चलो इसको उतार कराते हैं, देखते हैं कौन कौन बता सकता है। न्यूट्रॉन का बताना, न्यूट्रॉन में अलग फॉर्मूला लगा करेंगे, इससे नहीं होगा। कल टेस्ट आपका ध्यान रखना, आकाश आवे आऊँगा सर, फिक्स है आऊँगा सर, कह रहा हूँ मैं। छठा पाठ पढ़ गया ना, काम करें। हो गए, हो गया, मिटा दूं?
बता दूँ कितना टाइम लगना चाहिए यार, अंतर जल्दी कर। हो गया, बता दूँ। अपन क्या कर रहे थे, हम न्यूट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य की गणना किससे संबंध कर रहे थे सर? न्यूट्रॉन से। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला लगा रहे थे? h बटा अंडर रूट का 2m क्यूबिक। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्यू भी हमारा विद्युत ऊर्जा है, 2m ई भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और चूंकि ई बराबर होता है हमारा kT, तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2m के का मान होता है आपका 1 को 38 × 10⁻³ जूल प्रति मीटर। ये सारी वैल्यू पुट करोगे, h का मान 6.062 10 की पावर कितना होता है -34, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30.83 अंडर रूट 3, और कितना आ जाएगा बताओ नहीं तो इतना ही रख लो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिया होगा उसमें तो इतना रख लो बस, इतना है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की दिक्कत नहीं है। अगले हेडिंग डालो फोटो सेल। कई बार क्या होता है, मन चला एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना, तो कैसे करके बना देता है, हमारे जो ये क्रियाकलाप दिए होते हैं इनमें क्वेश्चन बना देता है, फोटो प्रभाव सेल वही दे रखा है, बनाते नहीं है इसको कोई भी। फिर भी मेरा मानना ये है कि आ सकता है, पहले अच्छा अलग में था और डायोडामा ये क्या करता है भाई, एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। इसको पढ़े फोटो सेल क्या होता है भाई, समझ लो कि हमारा ये प्रकाश ऊर्जा को किस बदलता है, विद्युत ऊर्जा। बताओ भाई, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलती है और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो लिखो यह एक ऐसी युक्ति है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें कोई ज्यादा समझाने की कहने की जरूरत नहीं। यह एक ऐसी युक्ति है जो, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यह युक्ति प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, यह युक्ति प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। देखो बनावट, फोटो सेल में एक अर्ध सेल
फोटोसेल में एक अर्धबेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु की पट्टिका होती है। प्रकाश संवेदी धातु की पट्टिका होती है। एक धातु का तार एक संग्राहक निर्वातित बल्ब में लगे होते हैं। एक धातु का तार एक संग्राहक निर्वातित बल्ब में लगे होते हैं। ए व सी को उच्च विभव वाली बैटरी तथा माइक्रो एम्पियर से जोड़ देते हैं। इसका चित्र देखिए। तो साथ साथ बनाओ। वो रोहित गया क्यों है? क्या ठीक है, बना लो साथ के साथ बना लो। अभी मत सोचना बाय वाले की तो आरनाल वगैरह वाला का बना रहे। थोड़ा सा और बना लो, ठीक है। ठीक है जी, बना लो, साथ साथ बना लो। समझाओ। सुन लो। सेल में क्या बात बताई थी मैंने भाई कि ये प्रकाश ऊर्जा किस में बदलता है? जो मत समझना, विद्युत सेल नहीं है, रासायनिक ऊर्जा को बदलता है। वहाँ अलग बात है। ये फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन से घटना पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पर आधारित। इसकी क्रिया विधि का नाम क्या लिया? एक हमने क्या लिया? निर्वातित बल्ब लिया। बल्ब ले लिया, बल्ब का सही बन रहा है चित्र। इसके अंदर एक अर्ध तरंग बेलनाकार एक हमने पट्टिका ले ली सी, और एक के लिए एक तार ले लिया, लगा दी।
इसके साथ इसमें कुछ वेगों की बैटरी नहीं होती और एक माइक्रो एमीटर होता। ये लिखाया है कि हमने सबसे पहले क्या लिखाया कि एक संवेदी पट्टिका सी उत्सर्जक और एक तार ले लिया, एक संग्राहक, उसको हमने निर्वाचित बल्ब में जोड़ दी और इसमें एक बैटरी और माइक्रो एमीटर जोड़ दी। अब इस पर, इसी प्लेट पर, कैथोड पर क्या दर्शाया हमने, आपने निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करा है, तो क्या उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर किधर जाएंगे, ये तार की साइड, क्योंकि ये क्या है संग्राहक, संग्राहक का मतलब क्या है एनोड, एनोड की तरफ भगेंगे। ये क्या है हमारा कैथोड, यही तो हम पहले पढ़ के आए, यही तो पढ़ के आए हम पहले भाई, कैथोड पर आपतित करा है प्रकाश, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित है, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए एनोड की ओर, एनोड प्लस में था, कहा नहीं था भाई, ये बात दिखानी है। देखो धातु की पट्टिका पर, धातु की पट्टिका पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। धातु की पट्टिका पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक की ओर आकर्षित होते हैं। निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, देखो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, कल डेवी से जनरल पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं, है ना, परसों। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अभी तो अपने पास 10 दिन है इस महीने में, 10 दिन में तो अपन सेकंड पार्ट कराते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, देखो भाई हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का छोटा सा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें क्या होता है, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने सन 1927 में बता दिया। क्या होता है कि हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी क्षण पर, कोई क्षण का मतलब समय, किसी क्षण पर, उस क्षण पर किसी कण का संवेग और स्थितिमान, समय और स्थिति मान सकते हो, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग मान सकते हो, इन सब का अनिश्चितता के साथ निर्धारण मतलब यथार्थतापूर्वक मतलब शुद्धतापूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग ने बता दिया साहब, किसी क्षण पर किसी कण पर यथार्थता से संवेग और स्थिति हो, चाहे समय और स्थिति हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो उनका यथार्थता से साथ में मापन नहीं किया जा सकता। और इनका जो गुणनफल होता है, जैसे स्थिति और समय ले लिया, संवेग ले लिया, इनका जो गुणनफल होता है वो h/2 से बड़ा या बराबर। जैसे हमने ले लिया डेल पी एक्स, संवेग डॉट डेल एक्स, संवेग और स्थिति दोनों का गुणनफल है, ये कितना होगा h/, या h/2 की जगह h/4 भी हो सकता है। ठीक है, h का मान होता है हमारा 1.054 × 10⁻34 जूल से, एक है 7 नहीं, पता ही समझ में नहीं है। और अगर हमसे यूँ कहते और कहते डेल एक्स डेल पी एक्स हो गया, समय का कहते तो डेल एक्स डेल टी हो गया। अगर हमसे कहते डेल वाई डॉट डेल टी हो गया, जैसे बात आ गई समझ। इस किसी क्षण पर किसी भी कण का यथार्थपूर्वक मापन नहीं कर सकते, और कोई भी दो राशि है जैसे स्थिति और समय, स्थिति और संवेग है, दोनों का जो गुणनफल होता है h/2 से बराबर या बड़ा, ये h/2 को जब हम क्या लिख सकते हैं h/4 लिख सकते हैं। h का मान कितना होता है 1.054 × 10⁻34 जूल सेकंड। देखा तुम, समझ में आ गया। हाइजेनबर्ग ने जो बात बताई कि कोई भी क्षण पर किसी भी कण का यथार्थपूर्वक मापन नहीं कर सकते, शुद्धतापूर्वक मापन नहीं कर सकते। आई बात समझ में नहीं आई। हाइजेनबर्ग के अनुसार
किसी क्षण पर हाइजेनबर्ग के अनुसार, और अगर इसको और डिटेल से देखो तो बीएससी के अंदर आता है, थर्ड ईयर के अंदर क्वांटम फिजिक्स में चलता है। एच कट बटे 2 की जगह एच कट भी लिया जाता है वहाँ। एच कट बटे 2 तो लिया है ना अपन ने, यही तुमसे कोई बीएससी वाला बच्चा तुम्हारे कॉपी देकर धुरंधर बने तो तुमको एच कट भी होता है, वो एच कट भी का बराबर लिया है उसको, ठीक है। तो लिखो भाई, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति और संवेग, किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति और संवेग, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता के साथ मापन, दोनों का एक साथ यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल एक्स है, ऊपर देख लो डेल एक्स है लिखा है, मैंने लिखा है। किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स है तथा संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स है। तो इनका गुणनफल h बटा 4 पाई, इनका गुणनफल h बटा 4 पाई, या ऊपर देख लो h कट बटा 2 लिख रहा है मैं, h कट बटा 2 से कम नहीं हो सकता। तो एक वापिस देख लो, एक दोबारा बता देता हूँ, सुन लो भाई। अपन ने क्या क्या बताया, दोबारा सुन लो कि अपन ने क्या क्या बताया भाई। किसी कण पर किसी क्षण पर, हाइजेनबर्ग ने बताया किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता कितनी है, डेल एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल टी, कितने से कम नहीं हो सकती, एच कट बटा 2 से। अगर आप लोगे डेल वाई तो ले सकते हो, आप लोगे जेड बड़ा तो भी ले सकते हो, आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। और अगर आप और लेना चाहो किस किस में, ऊर्जा और समय के लिए, ऊर्जा है मतलब क्या आ जाएगा, डेली टॉपिक समझ में आ गया, आगे समझ, हाँ भाई समझ में आ गया ना बात। मैंने जो बोला क्या बोला, ऊर्जा में अनिश्चितता, समय में अनिश्चितता, इन दोनों का गुणनफल इससे कम नहीं हो सकता, एक तो, या फिर इससे बड़ा या बराबर हो सकता, यही तो बोला है। उतार लो, ये कौन सी दिशा में होगी, वाई दिशा में अनिश्चितता होगी, ये दोनों को लिख दिया मैंने। आप चाहो तो इसको समय को कर लो, अरे यही रहना तो यार, ये लो एक मिनट, ये लो और 1 मिनट, ये लो जेड का बता देते हैं। ये लो ठीक है, उपयोग और लिख देता हूँ इसका, जल्दी देखो, एक पैरा देख लो, साथ साथ में लिखा देता हूँ।
वेक्टरों की रेखाओं के सीमित विस्तार। अगर डेविसन जर्मर हट गया है तो आपका चैप्टर संख्या 11 कंप्लीट। कौन सा चलेगा अपना? क्या बार आज? मंगल, बुध, गुरुवार। गुरुवार को कौन सा चलेगा भाई? 12। ठीक है, इस महीने में 3 करना है 12, अगले महीने में 13 और 14 करना है, ऐसे उससे अगले में 9वां और 10वां। ठीक है जी, मेरी बात क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन कौन कौन से दिला? कितना टाइम हो गया? क्या घड़ी के बटन दबा दिए किसने? बच्चों को देखो भाई, पहला क्वेश्चन 5 बजे 5 5 से बजे कभी 5 सुन लो भाई। पहला क्वेश्चन आप सबने कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पहला कर लिया क्या है? देखो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के उत्पन्न एक्सक्रोन उच्चतम आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या ज्ञात करा रहा है भाई अपने पास में, और दूसरा करा रहा है इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य है। E बराबर h न्यू होगा पहला वाला, और न्यू ज्ञात करा रहा है तो E बटा h हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करा रहा है? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। तो आप भी जानते हैं न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा भाई? बताओ देखो, बताओ बताओ भाई, तरंग दैर्ध्य कैसे जाएगा? एक्स किरण है, प्रकाश के वेग से चलती है, तो बताओ, कर सकते हो आप इसको? अरे नहीं कर सकते क्या? न्यू बराबर क्या होता है? इधर देखो, न्यू बराबर सी बटा लैम्बडा, यही होता है ना। न्यू बराबर कितना होता है? सी बटा लैम्बडा। क्या ज्ञात करा रहा? तरंग दैर्ध्य है, तो लैम्बडा न्यू बराबर सी, और क्या ज्ञात करा रहा है? और सी बटा क्या आ जाएगा न्यू। ये फॉर्मूला देख लो, लिख लो लगा के 11.1। पहला क्वेश्चन है आपका पीछे की पाठ पुस्तक का, 3 गुणा 10 की पावर 8, और इसका भी कमाल दे रखा है न्यू का 7.25 गुणा 10 की पावर 18। जब पहले को सोल्व करोगे जब आएगी, और इसका कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आएगा 0.66 होगा। ठीक है जी, पहला पहले लगेगा E बराबर h न्यू, और E पहला ए में क्या लगेगा भाई? E बराबर h न्यू। क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे? न्यू, तो न्यू ज्ञात कराएगा तो E बटा h बराबर न्यू। ये हो गया B और ये हो गया A। दूसरा देखो, सीजियम धातु का कार्यफलन इतना दे रखा है, इसका धातु पृष्ठ प्राप्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए भैया। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्ञात करनी है आपको? अधिकतम गतिज ऊर्जा। चलो ठीक है, पहले तो आप उतार रहे हो, चलो मैं दूसरा करवा देता हूँ। देखो भाई क्या क्या दिया आपको पहले, फाई नॉट बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2.14 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, और जूल। ठीक है, हाँ सही है, जूल। ये कूलम और ये दोनों ब्रैकेट होंगे। अब क्या दिया हमको? आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या क्या दी है? 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। क्या ज्ञात करना है हमको? के, और क्या ज्ञात करना है? वी नॉट। वी नॉट तो स्टॉपिंग पावर, स्टॉपिंग मतलब स्टॉपिंग पावर का मतलब क्या होता है? निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। वी नॉट ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? न्यू अधिकतम, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात होना चाहिए भाई? बताओ, प्रकाश आइंस्टीन की समीकरण कल क्या निकाली थी हमने? बताओ भाई, आइंस्टीन की समीकरण हमने निकाली थी। आइंस्टीन की समीकरण प्रकाश विद्युत क्या थी? E बराबर क्या थी भाई? फाई नॉट और प्लस के मैक्सिमम। बिलीव नहीं आ रहा है? E बराबर h न्यू, फाई नॉट बराबर h न्यू नॉट, यही तो थी। कंफ्यूज हो रहे हो? इसको इधर ले आओ, माइनस में थी बराबर के मैक्सिमम थी। ये 10 तरीके से बन सकती है समीकरण। इसको इधर लाएंगे, ये बराबर आएगी तो वही बन रही है ना, बन रही नहीं बन रही? वो क्यों? आप क्या क्या पूछ रहे हैं अपन से? यहाँ पूछ रहा है, तो पहले हम ई का मान निकाल लें। सुन लीजिए, ई का मान निकाल लो। आप कैसे निकाल सकते हैं ई का मान? बताओ ई का मान कैसे कैसे निकल जाएगा?
सारा मान रख देता हूँ, के मैक्सिमम का मान निकाले तो ई माइनस फाई नॉट। बताओ कैसे कैसे निकाल सकते हो आप, लगाओ दिमाग। क्या क्या दे रखा है हमको, न्यू दे रखा है और फाई नॉट दे रखा है, ठीक है ठीक है। और क्या दे रखा है हमको, फाई नॉट दे रखा है, तो फाई नॉट जगह फाई नॉट रख देंगे। और ई बराबर, अब इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको सोल्व। एच और न्यू का मान ये दे रखा 6 गुणा 10 की पावर 14 10 दे रखा है ना, तो कितना कितना रख सकते हो 6 गुणा 10 की पावर 14। और एच का मान कितना देगा 62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बराबर। और फाई नॉट का मान कितना दे रखा है ये रहा 2.14 16 चौकूं 64 6 16 16 और 16 6 कितना होता है भाई 22 16 गुना 32 और 2 34 कितना भी 16 2 गुना 10 की पावर माइनस 19 और प्लस के मैक्सिमम। इसको घटाओ आप गुणा करके वही आंसर आ जाएगा, के मैक्सिमम आ गया। और क्या ज्ञात करवा रहा है दूसरे में आपसे कि वी नॉट ज्ञात करवा रहा है आपसे। सीधा सीधा सिंपल हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई सर, वी नॉट मतलब ई वी नॉट और ये किसके बराबर होता है आपका के मैक्सिमम के बराबर होता है कि नहीं होता है। और ये के मैक्सिमम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई सुन लो मेरी बात ध्यान से, ई बराबर ये फॉर्मूला था, ई का मान आपने एच न्यू रखा, एच का मान ये रहा और वी न्यू का मान दे रखा है, ये वो कैलकुलेट कर लो आप। इसका मान पूरे का हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा कर दिया, के मैक्सिमम आ गया। हमको क्या निकालना है वी नॉट, विरोधी वी और, तो ये ई वी नॉट बराबर के मैक्सिमम होता है, के मैक्सिमम का मान रखना और वी नॉट निकालने के लिए क्या करोगे के बटे ई, ए का मान यहाँ से और ई का मान 1.7 10 की पावर माइनस 19 कैलकुलेट करना हो जाए। अगला सी क्या पूछ रहा है, सी क्या पूछ रहा है, उत्सर्जित प्रकाश ये भी है और ये आपका कौन सा है ए। उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी है, क्या पूछ रहा है उच्चतम चाल कितनी है। सीधा सीधा सिंपल सा कि के मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट और ये क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट और mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट, वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट बटा एम, वी बराबर मैक्सिमम अंडर रूट ई वी नॉट और बटा एम। ई का मान आप जानते हो इलेक्ट्रॉन शेड, वी का मान यहाँ से आ जाएगा कैलकुलेट करोगे जब, इधर से एम का मान आपको कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉनों का 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 कैलकुलेट करना होगा। अरे समझ में आया नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, मैं पहले कह रहा हूँ अब मैं इतना जल्दी क्यों चल रहा हूँ। अगर तुम्हारे सूत्र याद है तो एक मिनट के क्वेश्चन है, एक मिनट के क्वेश्चन है अगर सूत्र याद है तो। अब तुम चाहो कि सर आप ही इसकी कैलकुलेशन करो, आप इसकी कैलकुलेशन करो, तो मेरे भाई फिर तो तुम तो कुछ ही नहीं करते। देख क्या रहा था आप पढ़ते और कौन कौन सा किया नहीं आया बताओ है। पांचवें से आगे क्या कह रहे हैं साहब, अरे भगवान आप क्या नहीं आया, गलत बात ये चलो कोई बात नहीं, हम आज के लिए फिर होमवर्क कर देते हैं, 5 के बाद फिर करना। आप धैर्य रखें, लास्ट में सुन के जरूर भेजेंगे आपसे। 5वां नहीं हुआ, हट गया कोई बात नहीं, हटने का पूरा ध्यान है। देखो चौथा आप तीसरा आप कर लोगे खुद ही। क्या पूछ रहा है इसमें, अधिकतम गतिज ऊर्जा, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है भाई। मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पूछ रहा है, कर लेना हो जाएगा, यही सूत्र लगेगा सेम बीएससी वाला, बिल्कुल एज इट इज है। इसके बाद छठा चौथा, चौथे में भी कुछ नहीं है यार, चौथा भी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, मैंने पहला कराया जैसे, चलो मैं करवा दूंगा, 5वां हट जाएगा बताया भाई। और छठा यही समीकरण से होगा, आप करके आओगे एक बार, जब तक बोलना मैं नहीं करूँगा, आनंद नहीं आ रहा करने, करके आओगे आप क्वेश्चन करके आओगे, सुन लो। अरे भाई एक चीज तो बता दो, तुम्हारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, और ज़्यादा कम करे और बताओ आप, ठीक है आगे प्रति और कम करे बेटा, और धीरे से देखो बता दे करो, बाद में फिर नहीं तुम्हारे हो जाएगा सिलेबस, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे के ऊपर 1.5 घंटा बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत
मेरे फुल स्टॉप लगा दिया करो तुम बीच बीच में, स्पीड भी खा दिया करो। और स्कूल में कोर्स ना हो तो मैं लास्ट का 2 महीना 3 महीना बुला दे, मैं चलता हूँ पूरा कोर्स स्पीड का। ठीक है, तो फिर आप टेस्ट की प्रिपेयर और जो नहीं आएगा अगले दिन लिखित में लाएगा घर वालों से। ठीक है भाई, मर्जी साइन नहीं चलेंगे, घर वाले यहाँ चाहिए मेरे को तेरे। मेरे हाँ आ जाऊंगा मैं तो। हाँ, ठीक। मेरी चिंता मत करो, सब कोई नहीं आएगा। तेरी चिंता है मेरे को सबसे ज़्यादा।